नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ जस्ट हिंदी। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत के नेताओं के बीच 24 मई को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में क्वाड की बैठक होने वाली थी। क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी आना था, हालांकि अब वो इसमें शामिल नहीं होंगे। जापान में होने वाली G7 समिट में वो हिस्सा ले रहे हैं और इसके बाद वो वॉशिंगटन लौट आएंगे। बाइडेन को जापान के बाद ही ऑस्ट्रेलिया जाना था और बाइडेन दरअसल कर्ज अदायगी यानी कि डेट क्राइसिस में चूक को लेकर अमेरिका में विरोधी दल के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने क्वाड की बैठक के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने से मना किया। वैसे अब चारों देशों के नेता जापान में ही G7 बैठक के इतर क्वाड की भी शिखर वार्ता करेंगे और इस यात्रा के रद्द होने को अगर हम और आप समग्रता में देखें, थोड़ा डीपली देखें, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ऑस्ट्रेलिया यात्रा स्थगित हुई है और उसको अमेरिका की घरेलू नीति के पर्सपेक्टिव में भी देखने की जरूरत है। लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ घरेलू नीति है? क्योंकि माना तो ये जा रहा है कि इतना बड़ा जब डेट क्राइसिस को अमेरिका ने एक बार फिर से हिट किया है, विच इज नॉट अ नॉर्मल, तो ऐसे में ये घरेलू नीति तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमेशा एक ग्लोबल कहीं इफेक्ट है उसकी बात भी सामने आती है कि अमेरिका में इस तरीके का संकट है जिसे दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री के नाम से जाना जाता है। अगर वहां पर ऐसा संकट है तो डेफिनेटली इसका तो इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी तो पड़ेगा ही। इसे दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देखने की जरूरत है। देखिए, अमेरिका अपनी ऋण नीति यानी कि डेट पॉलिसी को लेकर इस वक्त विचार कर रहा है और सीनेट के इस संदर्भ में मीटिंग होनी है, क्योंकि अमेरिका में कर्ज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिकी कांग्रेस के डेट कैंसिलेशन पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति का होना जरूरी होता है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है अमेरिका और अमेरिका इस वक्त तंगी के दौर से गुजर रहा है और अपनी साख बचाने के लिए उसके पास सिर्फ 1 महीने से भी कम समय बचा है। और डेट क्राइसिस को लेकर बाइडेन कहते हैं कि देश डिफॉल्ट नहीं होगा। आइए सबसे पहले सुनते हैं इस डेट क्राइसिस को लेकर वो क्या कह रहे हैं। Anyway, and to meet with leaders of G7. America's role in the world is vital, especially right now, as we work together with other countries to support Ukraine and take on the challenges that demand international cooperation, and from tackling the climate crisis to strengthening the global economy. And before I leave, I wanted to say a word about the status of negotiations with the congressional leaders. We had a productive meeting yesterday, and with all 4 leaders in the Congress. It was civil and respectful, and everyone came to the meeting, I think, in good faith. I'm confident that we'll get the agreement on the budget, that America will not default. And every leader in the room understands the consequences if we fail to pay our bills. And it would be catastrophic for the American economy and the American people if we didn't pay our bills. And I'm confident everyone in the room agreed with the speaker, from the speaker to the majority leader, to the majority leader in the House and the Senate, the majority leader in the Senate, the minority leader in the Senate, as well as the leader, the Democratic leader in the House, that we're going to come together because there's no alternative to do the right thing for the country. We have to move on. And to be clear, this negotiation is about the outlines of what the budget will look like, not about whether or not we're going to, in fact, pay our debts. The leaders have all agreed we will not default. Every leader has said that. And I'm proud of the progress my administration has made. We've reduced the deficit in the first 2 years by $1.7 trillion in the first 2 years. And I proposed a budget that would reduce another $3 trillion over the next decade. That includes more revenue by asking the wealthy and large corporations to begin to pay their fair share, and cutting subsidies that exist in the law now to big oil and big pharma. Yesterday, we all agreed that both the Speaker McCarthy and I would designate senior members that we would negotiate to give our authority to make agreements in detail what we wanted. So we narrowed the group. To meet and hammer out our differences. And we've done that. In fact, they met last night, and they're going to be meeting again today.
and I'll be in constant contact with my team while I'm at the G7, and be in close touch with Speaker McCarthy and other leaders as well. सो देश डिफॉल्ट नहीं होगा, जो बात यहाँ पर जो बाइडेन ने रखी है, लेकिन एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर बाइडेन प्रशासन आगे कर्ज की सीमा को बढ़ाने या उसे निलंबित करने में विफल रहते हैं तो अमेरिका के पास की नकदी 1 जून तक खत्म हो सकती है। इन अ वेरी इजी वर्ड, इसका मतलब यह है कि अमेरिकी सरकार ने खर्च करने की अपनी सीमा को पार कर लिया है और अगर उसने तुरंत कर्ज लेने की सीमा को नहीं बढ़ाया तो 1 जून 2023 को सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसे खत्म हो जाएंगे, यानी कि अमेरिकी सरकार कैशलेस हो जाएगी। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ही मुताबिक अमेरिकी सरकार के पास 1 जून के बाद फंड खत्म हो रहा है, जिसका मतलब है कि बूढ़े लोगों की पेंशन रुकेगी, सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलने में देरी होगी, सेना के लोगों को तनख्वाह मिलने में देरी होगी और साथ ही अमेरिका की ब्याज दरों में जबरदस्त उछाल आ सकता है। तो ऐसी ही स्थिति को टालने के लिए येलेन ने सरकार से जल्द कार्रवाई करने की अपील की है। ऐसा अंदेशा है कि डिफॉल्ट होने से अमेरिका मंदी की चपेट में आ सकता है, जीडीपी 5% का गोता मार सकती है, बेरोजगारी सारी हदें पार कर सकती है और करीब 70 लाख नौकरियों पर तो तुरंत ही तलवार लटक जाएगी। अमेरिका अपने सरकारी कर्मचारियों और सैन्य कर्मियों के वेतन, सामाजिक सुरक्षा या रक्षा भुगतान जैसे अन्य दायित्वों के भुगतान के लिए नया कर्ज नहीं ले पाएगा। सो मोटे तौर पर इसका मतलब तो ये होगा कि दुनिया को सुरक्षित रखने का ठेका लेने वाला अमेरिका खुद अपनी जरूरतों का भुगतान नहीं कर पाएगा, जिसके कारण अमेरिकियों का सामान्य जनजीवन ऐसी असामान्य क्षति का सामना उन्हें करना पड़ेगा जिसकी भरपाई शायद दशकों तक ना हो पाए। कुछ सवाल हैं हमारे आज के इस विषय के साथ, लेकिन देखिए 2 चीजें हैं हमारे इस टॉपिक के साथ। पहले तो ये जो एक डेट सीलिंग है, डेट क्राइसिस जिसको हिट किया है अमेरिका, जो कि पहली बार नहीं हुआ है। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पर अमेरिका क्यों हर बार डेट सीलिंग को जो है वो हिट करता है। इसे गहराई से समझने की जरूरत है। ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि अमेरिका डूब जाएगा, उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, आने वाले समय में कैसी पॉसिबिलिटीज रहेंगी, हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उस परिप्रेक्ष्य में भी आज के इस विषय को समझने की जरूरत है, क्योंकि इसी प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने क्वाड में वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है बाहर। जो मैसेज गया है पूरी दुनिया में इसके मायने हैं, अपने एक मायने हैं, तो उनके मायनों को समझने की जरूरत है, उस सिग्निफिकेंस को समझने की यहां पर जरूरत है कि ये जो मैसेज है गया है ये किस तरीके का मैसेज गया है और कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं और ये जो क्राइसिस आया है क्या इसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ सकता है। सो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस विषय के साथ भी जुड़े हैं और इन्हें ही हम समझने की आज कोशिश भी करेंगे, डीपली समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही खास मेहमान थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे जो कि अमेरिका की तमाम नीतियों पर एक गहरी सोच रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फॉरेन मैटर्स पर उनकी जो एक सोच है वो काफी गहरी है। सवाल देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी हमने छोड़े हैं, तो चाहते हैं कि आप भी इन सवालों पर जरा एक टक नजर डालिए और उसके बाद प्रोग्राम के अंत में हर बार की तरह आपकी मेल्स हमें मिलती हैं तो हमें मेल जरूर कीजिएगा। अमेरिका में आर्थिक तौर पर आखिर चल क्या रहा है, आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि देखिए सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका इस वक्त भारी कर्जे में है, तो इनकी वजहों को जानने की कोशिश करेंगे, अतीत में जो कुछ हुआ है उसे समझने की कोशिश करेंगे, दुनिया पर इसका असर क्या हो सकता है। अब देखिए बाइडेन के ही कारण क्वाड समिट जो रद्द नहीं हुआ है, लेकिन हाँ बाकी देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, भारत इसमें हिस्सा ले रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जल्द हिस्सा बनेंगे और ऐसे में बाइडेन के बिना ये क्वाड समिट होने का मतलब क्या है, ये क्या संदेश गया है। क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका पर हमेशा डिपेंड नहीं रहा जा सकता है, बाकी जो देश हैं वो अपने कहीं निर्भरता से आगे चल सकते हैं। सो ये एक मैसेज है जो गया है, लेकिन उसे समझने की भी जरूरत है। सबसे ताकतवर बने रहने की जिद कितनी महंगी हो सकती है, इसे कुछ देशों को अमेरिका से सीखना चाहिए। ये चीन के संदर्भ में हमने ये बात कही है। 8 दशकों में अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे अमीर मुल्क है, बना रहा है ये 8 दशकों से, लेकिन युद्ध की तैयारियों
और अत्याधुनिक और महंगे हथियारों के दम पर दुनिया पर राज करने के मंसूबे ने आज उसे भी स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया। सो आज अमेरिका भले ही अकेले दम पर कई मुल्कों को तबाह करने की ताकत रखता हो, लेकिन तबाही के इस खेल में अमेरिका खुद भी तो आर्थिक मोर्चे पर दबा हुआ है। फिलहाल उस पर मंडरा रहा ऋण संकट भले ही सुलझ जाए आने वाले समय में, लेकिन ये समस्या आने वाले दिनों में अमेरिका को बार बार परेशान करेगी जरूर, क्योंकि उसके बजट का एक बड़ा हिस्सा मेडिकेयर, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर भी खर्च होता है। तो जैसे जैसे अमेरिका की आबादी बूढ़ी होती जाएगी, वैसे वैसे इन खर्चों की ओर बढ़ने का अनुमान है, जिसके कारण दबाव सिर्फ अमेरिकी इकोनॉमी पर नहीं, बल्कि इसके साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां भी लंबे समय तक बरकरार रह सकती हैं। आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जे.एस. सोडी जी, जो कि अमेरिकी पॉलिसी पर उनकी गहरी सोच के साथ साथ जितने भी फॉरेन मैटर्स हैं उन पर उनके वो एक्सपर्ट हैं। लेट्स वेलकम हिम फर्स्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्रोग्राम में। नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ। थैंक यू सो मच सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑल्सो। अमेरिका डूब गया है या अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो गया, कुछ ऐसी बातें सर इन दिनों में सुनने को मिल रही हैं। डेट क्राइसिस की बात मैं चाहूंगी कि हम स्ट्रेट टॉक की अब जब डिस्कशन हम चर्चा शुरू कर रहे हैं, तो ये जो डेट सीलिंग एक बार फिर से इतनी ज़्यादा चर्चाओं में है, हालांकि ये हिट करेगा और आगे इसका जो एक एडवर्स इफेक्ट है वो पूरी दुनिया में पड़ेगा, तो ये बातें जो हैं वो लगभग हो रही हैं। देखिए, अमेरिका हमेशा ये डेट सेलिंग को क्यों हिट करता है, ये क्यों ये सामने सिचुएशन आती है, ये सवाल देखिए सर इसलिए क्योंकि जब मैं अतीत पर नजर डालती हूँ, जब हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, तो अमेरिका में 1960 के बाद से जो ऋण सीमा है उसको 78 बार बढ़ाया गया है, अमेंडमेंट हुए हैं उसमें, एंड रोनाल्ड रीगन ने इसे 19 बार, बिल क्लिंटन ने 8 बार, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 7 बार और बराक ओबामा ने 5 बार बढ़ाया है। यानी कि सरकार किसी की भी हो, ये कर्ज संकट अमेरिका के लिए नई बात नहीं है। क्यों? जी, सबसे पहले मैं ये डेट सीलिंग क्राइसिस के बारे में बताना चाहूंगा एक आम भाषा में, ताकि हर आदमी इसको आराम से समझ सके। हाँ जी। अगर मैं एक घर खरीदना चाहता हूं और मैं लोन के लिए अप्लाई करता हूं, हाँ जी, तो जो लोन देने वाली एजेंसी होती है वो पूरी मेरी जो इनकम है और वो उस पर स्क्रूटनाइज करती है और फिर वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो मेरे को इतना ऋण देंगी ताकि मैं वो घर खरीद सकूं, जिसकी वजह से मेरे को 20,000 रुपए प्रति महीना देना पड़ेगा EMI। 2-3 साल तक मैं आराम से 20,000 रुपया प्रति महीना EMI देता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, टाइम पे अपना EMI का भुगतान कर देता हूं। लेकिन एक महीने अचानक मेरे जो खर्चे हैं वो कुछ कहीं से अनएक्सपेक्टेड सर्कल से ज्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से मैं पहले वहां खर्च कर देता हूं, और जब मेरे को 20,000 रुपए EMI देने की डेट आती है तो मेरे पास 20,000 रुपए नहीं होते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं किसी दूसरे साहूकार से मैं एक शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाता हूं ताकि मैं यहाँ पे EMI पे कर दूं। यही चीज को अगर हम बड़े पैमाने में सोचें, वो है डेट सीलिंग क्राइसिस, जो कि अमेरिकी कांग्रेस ने पहली बार 1917 में फॉर्मुलेट की थी। और इसका मतलब होता है कि अमेरिका एक स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर खर्च नहीं कर सकता है। और जैसे आपने सही बताया कि 1917 जब से ये फॉर्मुलेट हुआ तब से लेकर आज तक ये 78 टाइम्स ये इंक्रीज हुआ है, जो 49 टाइम्स हुआ है रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स के ड्यूरेशन के दौरान और 29 डेमोक्रेट प्रेसिडेंट्स के दौरान। अब इसका जो मुख्य कारण इस बारी है वो है जो ये रूस यूक्रेन युद्ध इतना लंबा खिंच चुका है, उसका अब डायरेक्ट जो असर है वो अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम पे भी आने लग गया है। 1945 से जब से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तब से अमेरिका ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 105 युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट्स में हिस्सा लिया है। यानी कि दुनिया के किसी कोने में कोई जंग हो, अमेरिका हमेशा वहां पहुंचता है, चाहे डायरेक्टली पहुंचे या इनडायरेक्टली वहां पे एड करे। अब जब आप पैसा इतने युद्ध कॉन्फ्लिक्ट्स में खर्च कर रहे हो, पैसा तो सीमित होता है, अमीर से अमीर आदमी के पास भी पैसा सीमित होता है,
तो अगर आप एक सीमित पैसे में से इतना आप खर्चा दुनिया के युद्ध में कर रहे हो, हर कॉन्फ्लिक्ट में आप हिस्सा लेना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि पूरी दुनिया को मैं कंट्रोल करता हूं, सॉलिटरी सुपर पावर मैं हूं, हाँ। तो उसका इफेक्ट तो आना ही आना है। और 2001 से लेके आज तक ऑन एन एवरेज $1 ट्रिलियन का जो डेफिसिट स्पेंडिंग रही है वो हर साल रही है ऑन एन एवरेज। तो ये बहुत बड़ी रकम है जिसके अब जो परिणाम है वो सामने भी आने लग गए हैं, क्योंकि ये रूस यूक्रेन युद्ध इतना लंबा खिंच चुका है। अगर अमेरिका ने पहले इस युद्ध को पहली बात तो ना होने दिया होता, क्योंकि युद्ध का मुद्दा तो एक छोटा सा लाइन ही थी कि मैं नाटो नहीं ज्वाइन करूंगा, अगर यूक्रेन ने कह दिया होता। अगर ये युद्ध शुरू भी हो गया जी, तो अमेरिका को थोड़े समय में इस युद्ध को खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन अमेरिका इस युद्ध में आग में घी डालने वाला काम करता रहा, युद्ध लंबा खिंचता रहा, और आज जो परिणाम है वो पूरी दुनिया के सामने कि अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम पे अब वार होने लग गया है। बिल्कुल, अमेरिका में देखिए जो कर्ज की सीमा क्या हो, इस पर बहस का एक जो न्यू चैप्टर है वो अगर हम देखें अगेन फ्लैशबैक में, तो ये 2011 में शुरू हुआ था कि कर्ज की सीमा क्या होनी चाहिए, उसकी लिमिटेशन क्या होनी चाहिए। जब राष्ट्रपति बराक ओबामा और रिपब्लिकन सांसदों के बीच खर्च घटाने पर विवाद के कारण एक लंबा कहें गतिरोध हुआ, तो अमेरिकी संसद आखिरकार डिफॉल्ट होने की तारीख से केवल 2 दिन पहले कर्ज सीमा बढ़ाने के फैसले पर पहुंच पाई थी। हम देखते हैं कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए, लेकिन अगर सोडी सर ऐसा नहीं हो पाता है और डिफॉल्ट होने की नौबत आती है, तो ऐसा अमेरिकी इतिहास में पहली बार होगा। हालांकि जो बाइडेन कह रहे हैं कि देश डिफॉल्ट नहीं होगा। बिल्कुल, आज तक कभी अमेरिका ने डिफॉल्ट नहीं किया है, लेकिन इस बार हो गया तो डेफिनेटली पहली बार होगा। और इसके जो रिपरकशंस हैं वो सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेंगे, पूरी दुनिया में होंगे, क्योंकि अमेरिका और चाइना दुनिया के 2 पावरफुल इकोनॉमिक पावर हाउसेज हैं, और अगर इन दोनों देशों में कुछ ऐसा होता है तो उसके रिपल इफेक्ट पूरी दुनिया में होते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ये डिफॉल्ट ना हो, ये डेट सीलिंग रेज की जाए, अन्यथा अमेरिका को तो छोड़िए, वो तो चलो अमीर देश है, वो तो किसी तरह तब भी थोड़ा आपस में कर लेगा, लेकिन जो गरीब देश हैं जिनके ऊपर ये इफेक्ट आएगा वो तो हम सोच भी नहीं सकते कि वहां पे तो त्राई मच जाएगी, वहां पे तो एक रोटी खरीदने के लाले पड़ जाएंगे। डेफिनेटली अभी देखिए ये जो स्थिति है, ऐसी वाली स्थिति तो पहले कभी हुई नहीं है, तो इसका जो अभी एक प्रभाव है वो ठीक इसका उसका आंकलन लगा पाना भी थोड़ा सा भी डिफिकल्ट है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी का भी दर्जा हासिल है, और अमेरिका के कर्ज और जीडीपी का रेशो भी 120% तक पहुंच गया है। तो ये दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौर से भी ज़्यादा है। हाल ही में अमेरिका के 2 बड़े बैंक भी डूबे हैं, और वो भी उस वक्त काफ़ी चर्चाओं में रहे, और कई डूबने के कगार पर भी हैं। तो लोगों ने कुछ ही दिनों में बैंकों से लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक डॉलर भी निकाले हैं। तो इससे कहीं ना कहीं वहां पर बैंकों की हालत और भी खस्ता हो गई। लेकिन अमेरिका के अंदर दिख रही ये समस्या, जैसे लगातार खबरें आ रही हैं कि ये घरेलू मैटर है और ये रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपके बैंक भी डूब रहे हैं और अभी स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर तो ये घरेलू मामला तो बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया भर के बाजारों में इसका एक एडवर्स इफेक्ट तो पड़ेगा ही, जो शायद दिख भी रहा है अब। बिल्कुल कीजिए, ये सिर्फ अमेरिका की सीमाओं तक ये प्रॉब्लम सीमित नहीं है। ये जो प्रॉब्लम अगर होगी ये पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगी, और इस तरह से एनगल्फ करेगी कि एक एवरेज ग्लोबल सिटीजन के लिए मुसीबतें इतनी बढ़ जाएंगी। ऑलरेडी ये प्रोलॉन्ग रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सप्लाई चेन्स अफेक्ट हो चुकी हैं, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन अगर अमेरिका का ये फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो गया, जैसे आपने सही कहा, 2 बैंक्स अभी कोलैप्स ऑलरेडी हो चुके हैं और कई होने के कगार पे हैं, तो ये सारा दिखाता है कि अमेरिका जो आज तक दुनिया को दिखाता रहा कि वो बहुत ही एक मैच्योर्ड फाइनेंशियल नेशन है जो कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, हकीकत में वो था नहीं। वो अंदर से आस्था तक खोखला हो रहा था, लेकिन वो बाहर से दुनिया को दिखा रहा था कि मैं फाइनेंशियली बड़ा प्रूडेंट हूं, मैं पूरे मतलब दुनिया के अगर अधिकतर विद्वान है तो अमेरिका में ही है, हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बेस्ट हैं। लेकिन ऐसा हकीकत में था नहीं, क्योंकि एक बार होना आदमी समझ सकता है, लेकिन 78 टाइम्स डेट सीलिंग रेज करना,
यानी कि अपने इनकम से ज्यादा खर्चा करना, 78 टाइम्स तो बहुत एक बड़ा फिगर होता है। एक आध बारी सबसे हो जाता है, हमारी भी आम जिंदगी में हो जाता है, जब हमें किसी महीने में खर्चे में बहुत दिक्कत आ जाती है क्योंकि कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ जाता है। लेकिन अगर ये रेगुलर होता रहे तो मतलब कि कुछ मेरे अंदर कमी है कि मैं अपने फाइनेंसेस को ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। ये आज दुनिया का, क्योंकि देखिए 60% जो है वो विदेशी मुद्रा, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इसे हालांकि बखूबी जानते हैं कि जो विदेशी मुद्रा का भंडार डॉलर में ही है। यानी कि सोडी सर, डॉलर गिरा तो आधी से ज्यादा दुनिया मुश्किल में फंस सकती है, फंस जाएगी, जिसका हम जिक्र कर भी रहे हैं। लेकिन जब मैं गरीब देशों की बात करती हूँ जिनकी अर्थव्यवस्था ही डॉलर में इस वक्त डॉलर में लिए गए कर्ज पर टिकी है, तो उनका क्या हाल होगा? वो तो फिर दिवालिया हो जाएंगे। बिल्कुल गिजी, इसमें कोई शक नहीं है। वो देश, उसके नागरिकों पे ऐसा प्रहार आएगा कि उन्हें समझ नहीं पाएंगे कि किस तरफ जाएं। और इस सारी मुहिम में अगर एक देश खुश हो रहा होगा या उसे जीत दिख रही है, वो है चीन। क्योंकि चीन के जो पैसे हैं, जो पॉकेट्स हैं, बहुत डीप हैं, बहुत पैसा, बेशुमार पैसा उनके पास। अमेरिका अगर डिफॉल्ट करता है या अमेरिका फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स करता है तो दुनिया के जो देश अफेक्ट होंगे इस कोलैप्स से, वो चीन की तरफ भागेंगे। और चीन यही तो चाहता है। जी, जब हम बच्चे थे तो हम बड़ी एक फेमस कहानी सुनते थे कि 2 बिल्लियों के बीच में एक रोटी को लेकर लड़ाई हुई और एक बंदर आया, उसने दोनों को सुलझाने की कोशिश की और उस पूरे टाइम में उसने वो पूरी रोटी खा ली। यही हाल चीन का है। जो ये रूस यूक्रेन युद्ध इतना लंबा चल रहा है, ना रूस को बेनिफिट हो रहा है, ना यूक्रेन को, ना अमेरिका को। अगर किसी देश को इस पूरी दुनिया में बेनिफिट हो रहा है वो है चीन। अब मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा गी जी, कि ये चीज चीन ने 2001 में रियलाइज कर ली थी। जिस दिन अमेरिका ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया, चीन ने रियलाइज किया कि एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो चुका है और अब उसका जो समय वो आने वाला है।